अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है एक और मज़ीद इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। याद रखना ये जो चारों डेरिवेशन है ना प्रोजेक्टाइल की, मैक्सिमम हाइट वाली, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल वाली, टोटल टाइम वाली और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वाली, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है हमने इस डेरिवेशन को करना है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एट वेरियस इनिशियल एंगल, यानी किस एंगल पर अगर आप किसी चीज़ को फेंकोगे तो वो मैक्सिमम जो है वो अपना रेंज कवर करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपके पास मैंने आपको कराना है, बिल्कुल भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि ऐसा ना हो कि फिर बाद में समझ ना आए बात। अच्छा, आपको अगर न्यूमेरिकल का सलूशन चाहिए यानी पूरी बुक के न्यूमेरिकल का सलूशन, तो वो हमारे पास बन गया है, उसकी फ़ीस है 200। ठीक है, पीडीएफ की फ़ीस है, याद रखना। अच्छा, क्योंकि हार्ड कॉपी इसकी 1200-1100 की बन रही है, तो पीडीएफ सिर्फ 200 रुपये का हमने रखा है। इजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उसी पर आप 200 रुपये ईजी पैसा कर दो और व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर लो। इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका पीडीएफ। बेफिक्र होकर आप फ़ीस पे कर सकते हो, सेम डे ही आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह पीडीएफ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा चलो, आप इसको शुरू करते हैं, इस डेरिवेशन को। अच्छा देखो, ये वर्डिंग जो लिखी हुई है ना, ये तो समझ नहीं आएगी। क्योंकि नहीं आएगी समझ? क्योंकि आपने इसको विजुअलाइज ही नहीं किया, देखा ही नहीं कि ये हो कहाँ रहा है। तो ज़रा इसको मैं दिखाता हूँ ये हो कहाँ रहा है। ये आप बच्चों के पास है आपका एक्स एक्सिस, ये आप बच्चों के पास है आपका वाई एक्सिस, ये क्या है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ये क्या है आपके पास वर्टिकल, ये आर बनाया मैंने, जो समझ नहीं आ रहा होगा शायद, वर्टिकल। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि ये हमने बनाना है या पेपर में नहीं। अगर टाइम आपके पास है तो ये बना लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं भी तो बनाता हूँ हर बार। आप किसी भी चीज़ को लॉन्च करोगे तो वो यहाँ पर आके गिरेगी, यहाँ पर आके गिरेगी। इसी चीज़ को कहा जाता है रेंज। क्या कहा जाता है? रेंज। यानी उसने इनिशियल पॉइंट से लेकर सी पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट हम यहाँ भी लेते हैं बी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेकर उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझो, एक प्लेयर ने शॉट मारा, एक प्लेयर ने शॉट मारा, बाउंड्री यहाँ पर थी, शॉट उसका बाउंड्री के पीछे गिरा, यानी 6 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रिकेट आप देखते हो, बहुत शौक़ से देखते होगे, चाहे लड़के हों या लड़की हो, क्रिकेट तो देखना पसंद है। अगर वहाँ पर इस चीज़ का ख्याल ना रखा जाए कि कितनी रेंज रखनी है, तो फिर आपका क्रिकेट देखना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि कभी छक्का छोटा रख देंगे, कभी बड़ा रख देंगे, कभी जो है वो कुछ रख देंगे। तो इस चीज़ का वहाँ बड़ा ध्यान रखा जाता है, इसी चीज़ को कहा जाता है रेंज। अच्छा, याद रखना, इसको x के बराबर भी लिया जा सकता है, लेकिन x का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट से लेकर कोई भी डिस्टेंस जो कवर कर लिया, इनिशियल पॉइंट से लेकर यहाँ तक, जैसे कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी डिस्टेंस कवर कर लिया है ना, इसको x कह दिया। लेकिन जब भी x इक्वल टू r लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब समझ जाना कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया है, यानी जितना डिस्टेंस कवर कर सकते थे उतना कर लिया है। अच्छा, जब भी यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपका प्रोजेक्टाइल इधर होगा, इस पॉइंट पर होगा, ज़मीन को टच नहीं किया होगा। जब भी वो ज़मीन को टच कर जाएगा ना, तो वही उसकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी, क्योंकि एक बार ज़मीन को लग गया फिर आगे तो नहीं जाएगा ना, वहीं पर रुक जाएगा। कभी ऐसा देखा है कि फील्डर यूँ खड़ा हुआ हो और बॉल हाथ के आने के बजाय बराबर से यूँ निकल जाए? ऐसा तो नहीं होता ना, हाथ में ही आ जाती है डायरेक्ट। तो इसको समझना बात को। ठीक है, जब भी x इक्वल टू r है, इसका मतलब है समझ लो कि मैक्सिमम रेंज कवर हो गई है। रेंज यानी जहाँ तक आपको ऑब्जेक्ट फेंकना था या जितना भी मैक्सिमम फेंकना था आपने फेंक दिया। अब इसकी डेरिवेशन करेंगे कैसे, ज़रा इधर आओ। हेयर वी यूज़ डिस्टेंस फार्मूला, हेयर वी यूज़ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन इन टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के से क्या मुराद है? ये आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू वी टी। कोई भी बच्चा मुझे नहीं बोलेगा सर आपने गलत किया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आपके पास है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये है आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर इसलिए बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पर बनाऊँगा ना बिल्कुल घुसेड़ कर, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा आगे करके बना देता हूँ। ये है उसका v नॉट
एक्स कॉम्पोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये है उसका वी वाई कॉम्पोनेंट या वी नॉट वाई कॉम्पोनेंट कह लो, या वी आई वाई भी कह सकते हो। आप रेंज पता कर रहे हो, रेंज कहाँ पर आ रही है, हॉरिजॉन्टल पर आ रही है, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। जब वर्टिकल डिस्टेंस यानी मैक्सिमम हाइट पता की थी तो वो कहाँ पर आ रही थी, इस वाले डिस्टेंस पे आ रही थी, तो इसीलिए वर्टिकल कॉम्पोनेंट। तो ये बात याद रहेगी ना, रेंज में हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कर रहा है। बिल्कुल याद रहेगी बात इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसका मेन कॉम्पोनेंट यानी इसका रिजल्टेंट, ठीक है, जो मेन वेलोसिटी थी, आपने मेन वेलोसिटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब बच्चे बोल सकते हैं सर ये मेन वेलोसिटी के दो हिस्से कैसे बन रहे हैं। आपको नज़र आ रही है चीज़ कि बॉडी आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से भी कोई डिस्टेंस कवर करती जा रही है, यहाँ से आपने शॉट मारा, यूँ नहीं गई बल्कि यूँ गई, हाइट भी कवर कर ली और आगे भी जाती जा रही है ना। तो हाइट भी कवर हो रही है और ये भी, तो समझ में आ रहा है, दो कंपोनेंट निकलेंगे इसके। इस चैप्टर का नाम ही होता है टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। अच्छा, तो अब ये तो हो गया, लेकिन मैंने क्या लिखा है, इन टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखोगे तो एस एस नहीं रहेगा, एक्स हो जाएगा, वी वी नहीं रहेगा, वी नॉट एक्स हो जाएगा, टी टी नहीं रहेगा बल्कि हो जाएगा कैपिटल टी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम आएगा ना, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। क्या आएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जितनी देर बॉडीज हवा में रही, ए से लेकर सी के दरमियान वो टाइम है जो टोटल टाइम है जितनी देर बॉडी हवा में रही, उसके बाद ज़मीन को आ लगी, तो इसको आप बोलते हो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे इसको रेंज बोलते हो ना, इसी तरह इसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहा जाता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2v0 sin थीटा अपॉन जी, ये हमने पीछे पढ़ लिया है इससे पहले, और ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में शामिल है आपके पास। बहुत आसान डेरिवेशन है, इसकी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो s की जगह x आ जाएगा, s इक्वल टू एक्स लिया, v की जगह पे v नॉट एक्स आ जाएगा। अच्छा, अभी मैं स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख रहा हूँ, फिर आगे जाके मैं उसे कैपिटल T को भी रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, टी क्या है, क्योंकि बुक में भी ऐसे ही किया हुआ ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को ना कन्फ्यूजन ना हो। साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई बात, बहुत आसान बात थी। अब देखो ये वी नॉट एक्स, इसको भी हम टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि देखो वहाँ पे वी नॉट टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वी नॉट एक्स सबको पता क्या आएगा, वी नॉट कॉस थीटा। इस चीज़ को मैं बहुत डिटेल में पीछे समझा चुका हूँ आपको, ठीक है, पीछे देख लेना, पीछे जो है ना लेक्चर देख लेना, ये बात समझ में आ जाएगी। और जो बच्चे देख कर आ रहे हैं उन्हें ये समझ आ भी रही होगी, क्योंकि देखो इसे ना, इस चीज़ को एक्सप्लेन ना करने के लिए मुझे पूरी एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, फिर ही एक्सप्लेन होगा। तो जब भी मैंने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लिया था आप लोगों का, आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होगा। अच्छा, वी नॉट से मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, 2v0 स्क्वायर, ये भी v0 है, ये भी v0 है। अच्छा, अब आप इसको यहाँ नहीं लिखो, यहाँ लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ज़रा यहाँ पर देखो, हेयर टिग्नोमेट्री एक आइडेंटिटी होती है, यानी एक फार्मूला होता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों बराबर होते हैं साइन 2 थीटा के। जब टिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। अभी शायद टिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं हुई होगी आप लोगों की, तो आपको ये पता नहीं होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो इसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर दो, x इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा। अच्छा देखो, अब कोई ये मुझे कह सकता है कि सर आप इक्वेशंस को नाम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखो हम यहाँ पर फ़ौरन चीज़ें रिप्लेस कर रहे हैं। अगर मैं ये रिप्लेस यहाँ पर करता ना तो मैं ज़रूर नाम देता, लेकिन जब आप फ़ौरन चीज़ों को कर रहे होते हैं ना तो ज़्यादा नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें समझ में आ रहा होता है कि हमने ऊपर ही इस चीज़ को पुट कर दिया है। अच्छा, तो ये आपका फाइनल फार्मूला नहीं आया है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जी तो गायब ही कर दिया ना, जो कि गायब तो नहीं होना था, अब यहाँ पर ही आ गया। अच्छा, तो ये आपका आ गया है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये बस फाइनल फार्मूला है आपका। अब इससे ज़्यादा मज़ीद ये ड्राइव नहीं होगा, और बुक में भी यही दिया हुआ आर इज़ इक्वल टू। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैंने क्या कहा था, जब भी
x इक्वल टू r हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि अब जो आपके पास रेंज है वो मैक्सिमम हो गई है, यानी जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो मैक्सिमम रेंज है। तो ये x नहीं लिखा जाएगा, r लिखा जाएगा। मैंने इसे x चला दिया है, इसे सबको r करो, ठीक है। अब सही है, ये पहले इसमें गलती थी, क्यों? क्योंकि हम इसे x लिखे जा रहे थे। x लिखने का मतलब ये है कि अभी इसने रेंज मैक्सिमम कवर नहीं की है, कोई भी डिस्टेंस कवर किया है a से लेकर c के दरमियान में। लेकिन जब हम लिख देंगे r तो इसका मतलब ये है कि a और c तक ही डिस्टेंस कवर हुआ है, इसका a से c तक डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इसलिए r r r r r r, देखो यहाँ मैंने उसे लिख भी दिया था लेकिन रिप्लेस करना रह गया था, तो बाद में मैंने उसे रिप्लेस भी कर डाला आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा, मैं प्रोजेक्टाइल में ये चीज़ पढ़ा देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन एट वेरियस इनिशियल एंगल। इसको ज़रा पहले ये ज़रा देख लो, जो मैंने लिखा था ना, ये मैंने अभी बताया नहीं अभी तक। अच्छा, तो देखो कहते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बिटवीन पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट्स ऑफ रिटर्न टू लेवल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड रेंज। क्या कह रहे हैं? वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है, यानी जो तय किया जा रहा है, प्रोजेक्टाइल यानी यहाँ से एक ऑब्जेक्ट फायर किया था, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट आके गिरा है, ठीक है, उससे, और जिस लेवल से वो फायर किया गया था, लेवल यानी सरफेस से फायर किया था, सरफेस पर ही आया। प्रोजेक्शन एंड पॉइंट्स ऑफ रिटर्न टू द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी सरफेस से फायर किया, सरफेस पर ही आके दोबारा गिर गया। तो इसको आप कहोगे रेंज, इसको रेंज। यानी आपने ज़मीन से कोई चीज़ फायर की, उसने मैक्सिमम हाइट कवर की, फिर वो दोबारा ज़मीन के पास आया और ज़मीन पर आके गिर गया। तो जहाँ से शुरू हुआ था और जहाँ गिरा उसके दरमियान का डिस्टेंस आपके पास रेंज है। जब तक ज़मीन को टच नहीं करेगा रेंज नहीं आएगी, वो आपके पास x रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के दिखाया, ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द r। देख लो, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पर x x x x लिख रहा था ना, वो गलत है। क्यों? अगर मैं यहाँ x x लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अभी तक, देखो यहाँ तक तो मैं सही लिख रहा था, ये चीज़ें तो मैं सही कर रहा था, लेकिन वहाँ मैं x x लिखे जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक मैक्सिमम रेंज कवर ही नहीं की, बल्कि उसके पहले कोई डिस्टेंस कवर कर रखा है। तो इसलिए r लिखना लाजमी है। एंड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूले की मदद से पता कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल किया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फॉर्म में। वर्डिंग नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना, चाहे डेरिवेशन जितनी भी छोटी हो। अच्छा, अब ज़रा आओ इसको करते हैं, इसी को रिमूव कर देते हैं, उसे लिखे रहने देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन एट वेरियस इनिशियल एंगल्स, ये इसी की कंटिन्यूशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन एट वेरियस इनिशियल एंगल, वेरियस इनिशियल एंगल्स। ठीक है, अब देखो इसको ज़रा समझो, इसमें क्या बात हो रही है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा सिंपल करके बनाऊंगा मैं। ये आपके पास है आपका टेढ़ा मेढ़ा प्रोजेक्टाइल का ग्राफ, सही सा बनाता हूं। देखो यहाँ से आपने कोई बॉल लॉन्च करी है ना, यहाँ से बॉल लॉन्च करी, यहाँ पर गिरी, लेकिन आपके पास एक और एंगल भी है। अगर आप इसी बॉल को एक और एंगल पे फेंकोगे तो भी यहाँ पर आके गिरेगी, वो है ये। अब इस सूरत में उसने हाइट तो ज़्यादा कवर की, लेकिन वो सेम ही जगह पर आके गिरा। और इस सूरत में उसने जो हाइट है वो कम कवर की, लेकिन सेम जगह पर आके गिरा। तो आप जो है वो मुख्तलिफ एंगल्स पर अपना प्रोजेक्टाइल शॉट फेंक सकते हो। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, और इसको कैसे निकालते हैं मैं ज़रा बता भी दूंगा, इसको निकालने का तरीका ना मैं सिखा भी दूंगा। अच्छा, अब इस चीज़ को पढ़ते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन एट वेरियस इनिशियल एंगल्स, एक इनिशियल एंगल ये था, ठीक है, जिस पर यहाँ पर आके गिरा। एक इनिशियल एंगल ये था, इसे आप बोलोगे θ1
और इसे आप बोलोगे θ2, ठीक है। अगर आपने θ1 निकालना है तो आप क्या करोगे, 90 माइनस θ2 कर दोगे तो आपका θ1 आ जाएगा। और अगर θ2 निकालना चाहते हो तो आप 90 माइनस θ1 कर दोगे, ठीक है। यानी आपको अगर पहला वाला एंगल पता है तो आप 90 से उसे जब माइनस करोगे ना तो आपको दूसरा एंगल पता चल जाएगा जिस पर आपका प्रोजेक्टाइल सेम ही जो लेंथ है वो कवर करेगा, सेम ही जो है वो जगह पर गिरेगा, लेकिन बस हाइट ज़्यादा कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है ना भूलना मत कि 90 से इसको माइनस कराया जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस चीज़ के ऊपर जो कि बुक में इन्होंने लिख के दिया हुआ है। फ्रॉम द मैथमेटिकली रिलेशन ऑफ रेंज वी ऑब्जर्व दैट वी नॉट एंड जी आर कॉन्स्टेंट, सो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन साइन टू थीटा बिकम्स मैक्सिमम। अच्छा, इधर ये ना मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ समझा दिया है, लेकिन ये लोग ना इसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। अब जरा इसको भी समझ लो कि इसको कैसे करना है। ये समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। देखो सिंपल है कि ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को देखो। अब मैं चाहता हूँ, इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ वेरियस इनिशियल एंगल, वो कह रहे हैं कि मुझे आप ऐसा एंगल बताओ कि जिसके ऊपर मैं अपने प्रोजेक्टाइल शॉट को फेंकूं तो मेरे पास मैक्सिमम रेंज आए। वो एंगल आपने खुद से बताना है। वो एंगल होता है आपके पास 45। क्यों 45, क्यों 90 क्यों नहीं? क्योंकि देखो साइन 2 थीटा है, तो जब 45 रखोगे ना मल्टीप्लाई होगा 2 से तो वो 90 बन जाएगा। और साइन 90 कितना होता है हमारे पास, 1 के बराबर होता है। तो इधर ज़रा पुट करो, R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2। जब आप एंगल 45 का रखकर फेंकोगे, यानी अपना जो प्रोजेक्टाइल शॉट है वो 45 के एंगल पे फेंकोगे, यानी ये आपका प्रोजेक्टाइल है, आपने ये फायर मारा। अगर ये शॉट 45 के एंगल पे फेंक रहे हो तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। क्यों? क्योंकि वी नॉट तो कांस्टेंट रहेगी, हमने पूरे जो इनिशियल वेलोसिटी दोगे वही रहेगी आपके पास, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं और बीच में कोई फोर्स नहीं लग रही। ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, बस एंगल के तब्दील होने से आपका काम तब्दील होगा जी, है ना। ये बात समझ में आ गई। R इज इक्वल टू वी नॉट टू साइन 90। साइन 90 सब बच्चों को पता है कि 1 के बराबर होता है। तो आपका ये V क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये R है भाई, तो R, ठीक है। तो साइन 90 आ गया यानी 1, तो 1 मल्टीप्लाई कर दो वी नॉट से और जी। तो यानी अगर ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने 45 के एंगल पे फेंका, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ वेरियस इनिशियल एंगल का मतलब क्या है कि अगर आप 45 के एंगल पर फेंकोगे किसी भी चीज़ को तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ये एक बात हो रही है। और दूसरी बात इसमें क्या बताई जा रही है कि आप 2 अलग अलग एंगल से सेम रेंज कवर कर सकते हो, जैसा कि मैंने डायग्राम बना के थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। इसको अपने पास लिख लेना, ठीक है। अब हम सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर हुई हुई है, ठीक है, मैंने बनाकर आपको दिखा दी है। अच्छा देखो, आपके पास एक एंगल पता है आपको ना, एक आपने 2 शॉट मारे। एक शॉट आपने मारा है इधर, इसने एंगल बनाया 15 का, और दूसरा शॉट आपने फेंका इधर, वो सेम जगह पर आके गिरा। अब दूसरा एंगल मुझे बताओ कैसे निकालोगे। मैंने अभी क्या बताया था आपको, θ1 पता है, θ1 आपको पता है जो कि है आपके पास 15, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ1, तो θ2 आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 15, तो θ2 क्या आ रहा है आपके पास 75। यानी अगर दूसरा एंगल आपका 75 का होगा तो वो सेम वही रेंज कवर करेगा जो पहले वाले ने रेंज कवर करी है आपकी, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, आसान था, मुश्किल नहीं था। तो यही चीज़ बताया जा रहा था कि एंगल के चेंज करने से प्रोजेक्टाइल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 2 फ़र्क पड़ते हैं, एक तो मैक्सिमम आप डिस्टेंस कवर कर सकते हो अगर आप एंगल 45 रख रहे हो, और एक आप जो है वो एंगल को अगर 90 से माइनस करते हो तो वो दूसरा एंगल पता चल जाएगा जिससे आप सेम डिस्टेंस पे आके गिर सकते हो, ठीक है, यानी सेम रेंज कवर कर सकते हो।
अब ज़रा आ जाओ, इसका वो करते हैं, सेल्फ असेसमेंट निकालते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 12 मिनट ही हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है, पहला सवाल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली हाउ डज इट्स वर्टिकल वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट आपके पास हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका जा रहा है, ये समझ लो आप हो और आप कोई तीर फेंक रहे हो या कोई चीज़ फेंक रहे हो, तो वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वर्टिकल कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो देखो इसका लिखा हुआ ये आ रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली इट्स वर्टिकल वेलोसिटी रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट। वर्टिकल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो वर्टिकल डिस्टेंस वो कुछ कवर ही नहीं कर रहा, सिर्फ वो सामने की तरफ जा रहा है। इसको थोड़ा मैं और डिटेल में समझाता हूँ, ज़रूरी है इसलिए। देखो वर्टिकल जब वो कुछ कवर ही नहीं कर रहा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट है, वो सिर्फ सामने की तरफ जा रहा है, यानी आपने इस उस पर फेंका है उसे, ठीक है, इस ग्राफ में फेंका है, तो ये आपके पास क्या आता है v0x और ये क्या आता है आपके पास vy। v0x तो बढ़ती जा रही है लेकिन v0y बढ़ी नहीं रही है, वो हमेशा कांस्टेंट आ रही है रिलेटिवली। क्यों? क्योंकि आपने जो है उसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया है। अच्छा, अज्यूमिंग वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, एक और चीज़ कि इसके ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही है, ठीक है, दिस बिकॉज देयर इज़ नो वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और कोई ना ही वर्टिकल फोर्स, ना ही यहाँ पर हम कोई और वर्टिकल फोर्स ले रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ इसे नीचे की तरफ भी नहीं खींच रही है, ये सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दी। सच एज ग्रेविटी इज़ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ग्रेविटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, बात समझ आ गई है ना, यानी इसको कोई भी चीज़ नीचे नहीं खींच रही, सिर्फ आगे की तरफ धक्का दे रही है, तो इसी तरह से इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब आगे देखो, कैन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी। जी बिल्कुल, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि अगर एंगल 45 का है तो जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी रखोगे उतनी ज़्यादा रेंज कवर होगी। देख लो ना भाई, रेंज और इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दोगे उतनी ज़्यादा रेंज कवर करोगे। और रेंज क्या है, ग्राफ में अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ से चले थे, इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा दोगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी कम दी थी तो r1 कवर की, फिर इनिशियल वेलोसिटी और बढ़ा दी तो r2 कवर की आपने, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी रेंज आपकी उतनी ही ज़्यादा कवर होगी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यस इनिशियली द इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कैन इंक्रीज द रेंज। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स। देखो इसके ऊपर स्क्वायर भी आता है, वो कह रहे हैं कि रेंज जो है वो स्क्वायर होता है इनिशियल वेलोसिटी का। जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दोगे ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, सिंपल बात है ना, आगे से जितनी फोर्स लगाओगे चीज़ उतनी दूर जाएगी। अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, लेकिन दूसरी चीज़ें तब्दील नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी तब्दील नहीं होनी चाहिए, एंगल आपका 45 का ही होना चाहिए। सो अ हायर इनिशियल वेलोसिटी विद रिजल्ट इन अ लॉन्गर रेंज अज्यूमिंग द लॉन्च एंगल एंड अदर कंडीशन आर सेम, ठीक है, दूसरी कंडीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आओ न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई ना, मैंने आपको चीज़ें बता दी, खुद भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस ना ये आप लोगों के लिए होते हैं, मैं कराता तो हूँ लेकिन ये आप लोगों को करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आपको बात समझ आए। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी चीज़ को यहाँ पुट कर दो तो आपके पास वो एंगल आ जाएगा जो कि 15 होगा। ग्रुप में मैंने सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस का PDF भी भेज दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आप न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास हमारा वर्क एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल टू 2.5। सबसे पहले तो गिवन डेटा देख लो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद 2 फाइंड कर लेते हैं क्या ढूंढना है। कहते हैं एक लड़का है, अ बॉय इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी। यहां पर लिखा हुआ है कि लड़के को फेंका जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है ना अ बॉय इज प्रोजेक्टेड, एक लड़के को फेंका जाता है वेलोसिटी के साथ। अच्छा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे तो 20 मीटर सेकंड, क्योंकि हम
प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, बाकी फिर वो पूरा जो वर्क करता है उसी इनिशियल वेलोसिटी पे करता है। और एंगल कितना रखा जाता है जब लड़के को फेंका जाता है, तो कितने एंगल पे फेंका जाता है, 50 डिग्री के लिए ये बना लो। टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी यहाँ से यूं फेंका जाता है उसे प्रोजेक्टाइल पर। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? फ्लाइट का मतलब ये है, देखो जब भी आप कहते हो फ्लाइट तो इसका मतलब क्या होता है, कहते हो ना मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ, यानी यहाँ से शुरू करोगे, कराची से शुरू करोगे और दुबई में उतर जाओगे, यानी चलोगे और उतरोगे ना। तो आप एक बार उड़े, इसको थोड़ा ऐसे समझो, आपने एक बार उड़ना शुरू किया तो लैंड भी तो करोगे ना। तो फ्लाइट का मतलब ये होता है कि उड़ना शुरू किया और लैंड किया, तो इसका मतलब क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब जब फ्लाइट का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए ना, वहाँ पर वो यही कह रहे होंगे आपसे कि हमने उड़ना शुरू किया है और एक जगह पर लैंड भी किया है, क्योंकि फ़्लाइट का मतलब ही ये होता है लैंड करना। अगर वो लैंड ही नहीं करेगी तो ऐसी तो दुनिया में कोई फ़्लाइट ही नहीं बनी होगी जो आज तक कभी लैंड ना करी हो। जो भी फ़्लाइट उड़ती है वो लैंड ज़रूर करती है कहीं ना कहीं। तो ए पॉइंट से आप उड़े, बी पॉइंट पे गए, तो ए से बी जाने में जो टाइम लगा उसे क्या कहते हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मांग रहा है। अच्छा, दिया इन्होंने आपको क्या है। अब आप बोलोगे सर इससे तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, आप फॉर्मूला तो लगाएं ज़रा। फॉर्मूला क्या था, टी इज़ इक्वल टू 2 V0 साइन थीटा अपॉन जी। अब जी हमें पता है, आई थिंक इन्होंने जी 10 तो नहीं रखी है, मैं देख लेता हूँ कि जी इन्होंने 10 रख लिया, नहीं जी 9.8 रखी है। अच्छा, 220 आ रहा है आपके पास, साइन थीटा 50 है आपके पास, और जी क्या है 9.8। ठीक है, जी तो सबको पता है ना, जी की वैल्यू आपके पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब ज़रा सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से करते हैं, क्योंकि डिग्री एंगल बगैर कैलकुलेटर के निकालना मुश्किल होगा। आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो 20 मल्टीप्लाई बाय कर लो 2 से, तो 40 हो जाएगा। अब एंगल निकाल लो। ये ध्यान रखना कि ये डिग्री में लिखा हुआ है, यहाँ पर वो डिग्री लिखा हुआ है ना, तो साइन 50 0.766। अच्छा, और डिवाइडेड बाय 9.8। अब टोटल डिवाइड करा दो, ऐसे रख लो कि 40 मल्टीप्लाई बाय 0.766 डिवाइडेड बाय 9.8, 3.126 सेकेंड। टाइम में तो सेकेंड ही आएगा यूनिट, ऐसे लिख देना बराबर में। अब देखते हैं इसका पीछे आंसर क्या दिया हुआ है। हाँ, इतना ही दिया हुआ है, 3.126। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर आज फाइनली कंप्लीट हुआ। बस अब इसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा। तो मुझे उम्मीद है 2 घंटे तो मुझे कम से कम उसमें लगेंगे कराने में ना। सिर्फ वीडियो को, मतलब टोटल ड्यूरेशन वीडियो की 2 घंटे होगी। अपलोड करने में तो और रिकॉर्ड करने में पूरा दिन ही जाएगा मेरा। तो उम्मीद है कल करूँ इंशाल्लाह उसको मैं। अगर कुछ ना समझ में आओ तो पूछना, इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। और यहाँ हमारे ये काम कंप्लीट होते हैं। नोट्स ज़रूर बाय कर लेना, उसमें सब कुछ सॉल्व है, तो उसमें भी आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। और मैंने बहुत डिटेल में जाके चीज़ें समझाई हैं। 21 मिनट लग गए हैं, लेकिन हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया है। नहीं समझ में आओ तो पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।